हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन यादव केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग बेटा आज 12th क्लास का जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है उसको आगे प्रोसीड करेंगे। पिछला जो हमारा लेक्चर था, जो हमारा कल का लेक्चर था, उसमें हमने क्या देखा था कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस कौन से होते हैं, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कैसे चेक करते हैं, एंड हमने बातें की थी कि फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जीरो ऑर्डर का इक्वेशन डिराइव करना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन किसको बोलेंगे और इसका इक्वेशन डिराइव कैसे करेंगे। तो जीरो ऑर्डर का मतलब होता है बेटा कि मैं इसको एक बार मैं डिफाइन कर दूं, द रिएक्शन whose rate independent from concentration of reactants, called zero order reaction। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब ये हुआ कि अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज भी करते हैं पर रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वैसे केस में हमारा रिएक्शन जीरो ऑर्डर का बनता है। ठीक है, आप इसको एग्जांपल से ऐसे देखें कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ है A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है और मेरे पास रेट जो दिया एक्सपेरिमेंटल R बराबर के A का पावर 0 B का पावर 0 मीन्स R बराबर K। तो हमने क्या देखा कि हमारे रिएक्टेंट तो दो थे, लेकिन रेट इस इनके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। आप इसको ज्यादा ले चाहे कम ले, उससे रेट का कोई लेना देना हमारे पास नहीं है। तो हमारा रिएक्शन कहलाएगा कि जीरो ऑर्डर का है जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से रेट इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, और भी हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं यहाँ पे कि मैं आपको बता दूं, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस, कि जब आप अमोनिया को ब्रेक करते हैं प्लेटिनम के सरफेस पे, जब इसको डालते हैं अमोनिया गैस का वेपर पीटी पे डालते हैं तो हमें मिलता है N2 गैस और H2 गैस। हमने इसको बैलेंस कर दिया और जब इसका रेट लो देखा गया तो R बराबर था K, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का पावर 0 मींस R बराबर K। जब प्लेटिनम के सरफेस पे आप मेटालिक सरफेस ले ले प्लेटिनम का और उसके ऊपर होल्स बने होते हैं छोटे छोटे, इस गैस का वेपर डाला, डिकम्पोज करके दोनों गैस बने, पर मैंने देखा मैंने जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा कर दिया तो भी इनके बनने का रेट वही था। मींस रिएक्शन का रेट इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हमारा रिएक्शन जीरो ऑर्डर का होगा। और वैसे सारे रिएक्शंस जो कैटलिस्ट के सरफेस पे होते हैं, गैस को जब डालते हैं तो इसी को फॉलो करते हैं। अगला हमारे पास एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, 2HI को लेकर गोल्ड पे जब आप डालते हैं इसके सरफेस पे तो H2 बनेगा और I2 बनेगा, पर यहां भी हमारा रेट जो R बराबर K के बराबर आता है। मींस इन दोनों के कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, सॉरी इसके कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। इट मींस इट इज आल्सो द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हमें क्या करना है ना कि हमें इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन डिराइव करना है।
ठीक है, हम इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो आप एक बार इसको यहां तक राइट कर लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो बेटे हमने क्या देखा कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये हमारे जीरो ऑर्डर के रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं रेट में और कंसंट्रेशन पे ग्राफ अगर मैं खींच दूं यहीं पे, ठीक है, हमारे पास अगर ऐसा ग्राफ में खींच दूं तो कुछ ऐसा आएगा, ऐसे आएगा। यह हमारा रेट है, यह हमारा कंसंट्रेशन है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मतलब कंसंट्रेशन कुछ डायरेक्शन में वेरी हो रहा है पर रेट हमारा फिक्स है। तो दिस स्ट्रेट लाइन जो इसके पैरेलल है वो जीरो ऑर्डर को इंडिकेट करेगा। ये हमारा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन करेगा। When graph is plotted between concentration versus rate या rate versus concentration, then straight line is obtained without slope. Slope जीरो है, पैरेलल है दोनों, तो ये हमारा जीरो ऑर्डर का ग्राफ होगा। ठीक है, तो अब बेटा हम लोग करने वाले क्या है इसमें, बस इसी बात को आगे बढ़ा देते हैं यहां से। हमें इक्वेशन डिराइव करना है, जीरो ऑर्डर के लिए हमें इक्वेशन डिराइव करना है। तो मैं यहां पे हेडिंग देने वाला हूं कि इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारे डेरिवेशन का पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जीरो ऑर्डर का आपसे पूछेगा कि एक इंटीग्रेटेड इक्वेशन डिराइव कीजिए आप। तो आपको करना है क्या कि आपको लिखना पड़ेगा जीरो ऑर्डर के लिए कि सिंस r बराबर k, मैंने जस्ट बताया था आपको। ठीक है, और रेट क्या होता है बेटा, dx by dt माइनस dx अपॉन dt बोलेंगे आप। चेंज इन कंसंट्रेशन इन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और ये हमारे पास बन गया k। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, और ये निगेटिव साइन बताएगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो मैं लिखूंगा यहां पे dx इक्वल टू k इंटू dt, और हमने दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, डिफरेंशिएशन d हो गया, दोनों दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास x इक्वल टू कांस्टेंट को बाहर कर देके बाहर हो गया, फिर dt का इंटीग्रेशन t होता है, और लास्ट में हम लोग जोड़ देते हैं i इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हम i का वैल्यू निकाल ले, फिर इसमें पुट कर दे, i हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो i बेटा निकालते कैसे हैं कि जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, जब टाइम जीरो था, इफ t इक्वल टू जीरो, x भी हमारा जीरो होगा। इसलिए देखो आप, अगर आप x को जीरो करो, t को जीरो करो, तो i जी आपका जीरो निकल के आएगा, जीरो आ गया i, और इस i का वैल्यू पहले में पुट कर दे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन फर्स्ट। पहले में i अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो x बराबर kt हो गया, x इक्वल टू kt, इसलिए हमारे पास t क्या निकल के आएगा, x बाई k। यही हमारा क्या है कि इंटीग्रेटेड इक्वेशन है जीरो ऑर्डर का, x बाई टी, x बाई के टी बराबर, x हमारा क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर मैं ऐसे मान लूं कि लेट मैंने क्या माना, इनिशियल कंसंट्रेशन मेरे पास दिया हुआ है, मान लो कि R0 है शुरू का कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको मैं ऐसे कंसंट्रेशन के लिए हमने ऐसा साइन यूज कर दिया, और t टाइम के बाद फाइनल कंसंट्रेशन हमारा कितना है, तो R है। तो x हमारा चेंज था, इसलिए जो x का वैल्यू होगा ना वो होगा R0 माइनस R। ज्यादा में से हमने कम को क्या कर दिया, माइनस कर दिया।
इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, ठीक है। और आप x की जगह इतना पुट कर दे, इसलिए क्या बनेगा, t बराबर आर नॉट माइनस आर बाई क्या हो गया, के रेट कांस्टेंट के। ये भी हमारा वही चीज है, ये भी हमारा जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड फॉर्म ही है। चेंज इन कंसंट्रेशन बाय रेट कांस्टेंट, इनिशियल फाइनल टाइम टेकन हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो एक बार आप चाहे इसको भी सेकंड मान ले, दोनों तो सेम ही चीज हमारे पास है, ये भी हमारे पास सेकंड है, उसी का ये अलग फॉर्मेट हो गया। तो एक बार आप यहां तक राइट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो बेटा हमने क्या देखा अभी कि जीरो ऑर्डर का इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं। अब हमारे पास जो अगला चीज है वो है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इसको हम लोग टी और बॉटम पे 1/2 से डिनोट करते हैं। हाफ लाइफ पीरियड, किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि जब आपका रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, जो आपने शुरू में चीजें ली थी, जो शुरू में अमाउंट आपने लिया था रिएक्टेंट का, अगर वो आधा हो जाए जिस टाइम में, दैट टाइम टेकन इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। अगर आपके पास मान लो 100 ग्राम रिएक्टेंट था, तो जाहिर सी बात है टाइम के साथ कम होता जाएगा। तो जब 100 ग्राम 50 में कन्वर्ट कर जाए, उसमें जो टाइम लगे वो उस रिएक्शन का हाफ लाइफ कहलाएगा। ऑर्डर चाहे जो भी हो, जीरो फर्स्ट, रिएक्टेंट को हाफ होने में जो टाइम लगता है उस रिएक्शन का हाफ लाइफ होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारी अगर ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ होती है ना एवरेज, वो 60 ईयर की है। अगर कोई आदमी 30 साल का हो जाए तो हम बोलेंगे उसका हाफ लाइफ कंप्लीट हो गया। वही बात यहाँ पे होती है, 50% रिएक्शन को पूरा होने में जो टाइम लग जाए, ठीक है। डिफाइन करो इसको आप, द टाइम टेकन बाय रिएक्शन, the time taken by reaction for 50% completion called half life period, called half life period, ठीक है। 50% पूरा होने में जो टाइम लगेगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं और करके, the time in which 50% reactants, 50% reactant consumed खर्च हो जाए 50%, is also called T half। उसको भी आप क्या बोल सकते हैं, हाफ लाइफ। तो बेटा याद करो हमने इक्वेशन क्या डिराइव किया था, हमने हमारे पास जो इक्वेशन था कि मैं इसको फिर से लेके चल रहा हूं, सिंस t बराबर r नॉट माइनस r, अभी हमने डिराइव किया था बेटा, यहां पे क्या था, k था। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो ये शुरू का कंसंट्रेशन और ये जो बचा हुआ है t टाइम पे, अगर ये वाला जो बचा हुआ है वो शुरू वाले का जब आधा हो जाए, मतलब ऐसा, इफ r इक्वल टू r नॉट बाई 2, तो जो टाइम लगेगा उसको टाइम नहीं बोलकर t1/2 बोलेंगे, बस यही बात है। रिमेनिंग बचा हुआ शुरू वाले का आधा हो गया, मतलब 50% रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो आप इक्वेशन सेकंड में ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें, इसलिए फ्रॉम सेकंड t की जगह क्या रखेंगे आप, t1/2, ये हमारा r नॉट, और ये बन जाएगा हमारा r नॉट बाई 2 बनेगा, r नॉट बाई 2 बन गया, ठीक है। और k तो हमारे पास था ही, इसको आप सॉल्व कर दें, ये 1 ये हाफ, 1 में से हाफ गया तो बचेगा r नॉट बाई 2, और ये हमारे पास ये ऑलरेडी है। ये फॉर्मूला बन गया हाफ लाइफ का बेटा, कि t हाफ इक्वल टू r नॉट बाई
इसको भी आप याद, इसको ध्यान में रखेंगे। थर्ड हो गया हमारा। मतलब हमने क्या देखा कि देखो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अगर इसको मैं हटा दूं, T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R नॉट, आप यहां से लिख सकते हैं। इसलिए जो T हाफ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R नॉट का होगा। जितना ज्यादा आप शुरू में अमाउंट लेंगे उसको आधा होने में टाइम उतना ज्यादा लगेगा। पर जब हमने रेट को चेक किया था ना, तो रेट हमारा R जो था वो शुरू वाले कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, हाफ लाइफ कर रहा है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, ठीक है ना। क्या लिखूंगा कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप ग्राफ बनाएंगे, दोनों में आप ग्राफ अगर बनाएंगे तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा बेटा, ऐसा मिलेगा ग्राफ, जहां पे हमारा ये हाफ लाइफ है, यहाँ पे हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो ये हमारा ये भी एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हो गया हमारा। तो मैं नीचे लिख सकता हूं, कई बार ऐसा प्रूफ करना आता है कि प्रूफ कीजिए कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रॉम given equation, it is clear that half life of zero order is directly proportional to initial concentration of reactant। जो बात मैंने यहां प्रूफ की वही उसी को स्टेटमेंट में राइट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, हाफ लाइफ, उसका डेरिवेशन, और हाफ लाइफ हमारा इनिशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसका ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, तो एक बार आप इसको भी राइट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब बेटा हम लोग बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक तो हम लोग ग्राफ के रिगार्डिंग बात करेंगे, क्योंकि कई बार ग्राफ दिया होता है और हमसे ऑर्डर पूछ लेता है। तो मेरा जो पहला ग्राफ है वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये R नॉट हमारा शुरू का कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये हमारा T टाइम हमारा ग्राफ है। तो स्लोप आपका नेगेटिव आएगा, लाइन ऊपर से नीचे आ रहा है, और लाइन ऊपर से नीचे आने का मतलब स्लोप इसका नेगेटिव होगा, माइनस के होगा। When graph is plotted between concentration and time, then negative slope minus k is obtained। सेकेंड आपके पास है कि जब आप रेट में और इनिशियल कंसंट्रेशन में ग्राफ को प्लॉट करेंगे, हमने क्या देखा था कि रेट इसके साथ इस पर डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन तो बढ़ रहा है, रेट हमारा फिक्स है, ये भी हमारा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। मतलब स्ट्रेट लाइन मिलेगा पर स्लोप जीरो होगा, यहाँ हमारा स्लोप नेगेटिव आएगा। और जब हम लोग हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में ग्राफ खींचा था हमने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और ऐसे केस में हमारा इक्वेशन आया था T आप बराबर R नॉट बाई 2K। तो 1/2K इज द स्लोप, ये हमारा क्या है, स्लोप है। तो यहाँ आपको पॉजिटिव स्लोप मिलेगा, ठीक है ना। स्लोप आपका यहाँ से ऐसे पास कर रहा है, तो m का जो वैल्यू होगा 1/2K के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना है। इंटरसेप्ट यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो नहीं है, और ये हमारे ग्राफ से जीरो ऑर्डर की रिगार्डिंग। अब ये बात मैंने आपको पहले बता रखी है, यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालते हैं जब जीरो ऑर्डर के लिए, तो R बराबर के आएगा। तो जो यूनिट R की होगी वही यूनिट आपकी K की होगी। तो R का यूनिट लिखते हैं हम लोग मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब बेटा हम लोग सिंगल सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं रिगार्डिंग जीरो ऑर्डर, और हमारा जीरो ऑर्डर यही हो जाएगा फिनिश। एक बार इसको राइट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग ये हमारे न्यूमेरिकल को देखें आप यहाँ पे,
कि जीरो ऑर्डर के रिगार्डिंग कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, हमारे पास लिखा हुआ है द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस, ये हमारा रिएक्शन दिया हुआ है। मैंने एग्जांपल में भी आपको यही क्वेश्चन दिया था कि जीरो ऑर्डर का होता है। एक जीरो ऑर्डर विद के इक्वल टू इतना 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। What are the rate of production of N2NH2? इन दोनों का रेट ऑफ प्रोडक्शन बताना है और हमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो बेटा ऐसे केस में जो हमारा काम होता है कि हम लोग सबसे पहले रेट का एक्सप्रेशन लिख लें, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लें। तो R बराबर जो आएगा हमारे पास, ठीक है ना, तो इसमें R और K दोनों बराबर होते हैं, ये तो हमें पता है जीरो ऑर्डर के लिए। रेट का एक्सप्रेशन अगर आप इसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो लिखेंगे आप -1/2, इसे डिवाइड करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय चेंज इन टाइम इक्वल टू इसके रिस्पेक्ट में प्लस, ये 1 है तो 1 से डिवाइड करें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय चेंज इन टाइम, और यहाँ पे प्लस में 3 से डिवाइड कर दें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन H2 बाय चेंज इन टाइम। ये हमारा रेट का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब दोनों बराबर है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो जब आप अमोनिया का निकालेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए आप बोलेंगे कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, ये बेटा रेट कांस्टेंट के बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है 1 है और हमारा रेट कांस्टेंट कितना था, ये था 2.5 × 10⁻⁴, कितना होगा इसका प्रोडक्शन, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यूनिट वही आएगा। पर जब आप इसका रेट निकालेंगे प्रोडक्शन का तो 3 गुना ज्यादा है इससे, M2 वाले से 3 टाइम ज्यादा है, तो रेट कांस्टेंट का 3 टाइम्स हो जाएगा। इसलिए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 वो 3 टाइम्स ऑफ रेट कांस्टेंट 3K मींस 3 into K का वैल्यू मैं पुट कर दूं 2.5 × 10⁻⁴, अब मल्टीप्लाई कर दे 7.5 × 10⁻⁴, यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड। दैट्स ऑल। ऐसे बनाना आपको क्वेश्चंस, और जितने भी इसके क्वेश्चंस होंगे आपके प्रीवियस ईयर में सारे के सारे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कल हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एक बार आप कितना करें, थैंक यू।